करवा चौथ आने से पहले हर सुहागिन को ये 3 काम जरूर करना चाहिए, वरना पति की उम्र घट जाती है। दर्शक बंधु, करवा चौथ का व्रत केवल एक रीति या परंपरा नहीं है, ये तो पति पत्नी के रिश्ते का सबसे बड़ा संबंध माना गया है। जब सुहागिन स्त्रियां इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं, तो वे केवल अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास नहीं करती, बल्कि अपने पूरे परिवार के सुख समृद्धि और जीवन की रक्षा के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करती है। कहा जाता है कि ये व्रत करने से एक स्त्री को अपने जीवन में अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और पति पत्नी के रिश्ते में ऐसी मजबूती आती है जिसे कोई भी विपत्ति कभी हिला नहीं सकती। लेकिन प्रिय दर्शक गण, हमारे धर्म शास्त्रों और पुराणों में ये भी स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई सुहागिन इस व्रत को करने से पहले कुछ आवश्यक नियमों और आचरण का पालन नहीं करती, तो उसके पति के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि करवा चौथ का व्रत केवल चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूरा नहीं होता, बल्कि उसकी शुरुआत ही 3 बेहद जरूरी कार्यों से होती है। इन 3 कार्यों के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। कल्पना कीजिए, जब एक पत्नी उपवास करके दिन भर अपने पति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है, परंतु यदि उसने भी आवश्यक बातें पूरी नहीं की जो शास्त्रों में कही गई है, तो उसका व्रत उतना फलदायी नहीं होता। ये केवल अंधविश्वास की बात नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं ने हमें ये सिखाया है कि हर काम का अपना एक विधान होता है, और जब करवा चौथ जैसे बड़े व्रत की बात हो तो उसका विधान और भी गंभीर हो जाता है। आज हम आपको वही गूढ़ रहस्य बताने जा रहे हैं जो हर सुहागिन को जानना जरूरी है। ये रहस्य बहुतों को पता भी नहीं होता और इसी कारण उनका व्रत अधूरा रह जाता है। हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, जो स्त्री करवा चौथ से पहले इन 3 बातों का पालन करती है, उसके पति की उम्र बढ़ती है, उसकी किस्मत चमकती है और घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। लेकिन यदि इन 3 बातों को अनदेखा किया गया तो उसका असर पति के जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए प्रिय दर्शक बंधु, अगर आप या आपके परिवार की कोई स्त्री इस साल करवा चौथ का व्रत कर रही है, तो ये जानना उसके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि करवा चौथ केवल पति के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की नींव के लिए है। और जो नींव कमजोर हो जाए, उस पर कोई भी सुख का महल खड़ा नहीं रह सकता। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे हम आपको वही 3 दिव्य बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें करवा चौथ से पहले हर सुहागिन को अवश्य करना चाहिए। ये केवल आचरण नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति आपका सच्चा भाव और पति के प्रति आपका अमर प्रेम है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्रत, कोई भी कथा या कोई भी सीख हो, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वो केवल अधूरा ज्ञान ही नहीं रहता, बल्कि वो पाप की श्रेणी में आ जाता है। क्योंकि अधूरा व्रत और अधूरी कथा मन में संदेह और भ्रम पैदा करती है, और ये अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। उसका विश्वास डगमगा देता है और उसका पुण्य भी अधूरा रह जाता है। इसी प्रकार करवा चौथ जैसे महान और पवित्र व्रत को भी अगर पूरी श्रद्धा और पूरी प्रक्रिया के साथ ना किया जाए, तो उसका फल अधूरा रह जाता है। याद रखिए, ये व्रत केवल उपवास और चांद देखने का नाम नहीं है, बल्कि ये पति की लंबी आयु, परिवार की समृद्धि और स्त्री के सच्चे प्रेम का अद्भुत प्रतीक है। अगर कोई सुहागिन इसे अधूरा करे या इसकी गहराई को समझे बिना निभाए, तो वो केवल अपने पुण्य से ही नहीं वंचित होती, बल्कि अपने पति के जीवन पर भी विपरीत प्रभाव डाल सकती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को और करवा चौथ से जुड़ी इन गूढ़ बातों को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का आईना है, जिसमें आप अपने प्रेम, अपनी श्रद्धा और अपने कर्तव्य का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके विवाह जीवन को और अधिक मजबूत बना दे, आपके पति के जीवन को दुख और आपको उस अंधकार से बचा ले जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकती हैं। और यदि आप सच में सच्ची सनातनी महिला है, तो ये आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक आगे फैलाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और आध्यात्मिक संसार यानी आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं
आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए श्रद्धा, विश्वास और अखंड सुहाग की भावना के साथ और राधा कृष्ण का नाम लेकर इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। सुबह की हल्की धूप आंगन में उतर चुकी थी। हर कोने में जीवन की चहल पहल दिखाई दे रही थी। लेकिन चौधरी परिवार के आंगन में इस दिन कुछ और ही हलचल थी। प्रिया ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। माथे पर सिंदूर की हल्की रेखा चमक रही थी। वो श्रद्धा और आदर के साथ अपनी सास कौशल्या देवी के पास आई और चरण छूकर बोली, माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ। भाई की शादी की तैयारी है। मम्मी ने बुलाया है, थोड़ी खरीदारी करनी है। कौशल्या देवी ने शांत स्वर में कहा, बहू, तुम तो अभी 3 दिन पहले ही मायके से लौटी हो और अब फिर जाने की तैयारी कर रही हो। प्रिया ने सहजता से कहा, हाँ माँ जी, लेकिन मेरी छोटी बहन भी आज ही आई है। वो बार बार नहीं आ सकती, इसलिए मम्मी ने आज ही खरीदारी तय की है। कौशल्या देवी ने समझाते हुए कहा, ये सब ठीक है बेटा, लेकिन इस घर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम जानती हो ना कि मेरे घुटनों में दर्द है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में घर का कामकाज संभालना मेरे बस की बात नहीं। प्रिया ने हंसकर कहा, जी आपको किस बात की चिंता है, भाभी है ना, वो सब संभालेंगी। इतना सुनना था कि रसोई में काम कर रही बड़ी बहू संध्या का सब्र टूट गया। वो बाहर आई और गुस्से में बोली, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो दिन रात काम करती रहूं और तुम जब चाहो मायके चली जाओ? जिम्मेदारी निभाने का नाम तक नहीं लेती, थोड़ा तो घर के काम में हाथ लगाओ। प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा, मैं अभी कोई काम नहीं करूंगी, मम्मी ने बुलाया है और मैं जरूर जाऊंगी। कौशल्या देवी ने बीच बचाव किया, देखो बहू, संध्या की बात भी गलत नहीं है। जैसे वो इस घर की बहू है, वैसे ही तुम भी हो। फिर अकेले वही क्यों सारे काम? प्रिया का चेहरा झुंझला गया। उसने कहा, माँ जी, भाभी एक दिन काम कर लेंगी तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? संध्या फिर भड़क गई, ये हर दिन की बात है, तुम हमेशा काम से बचने के बहाने खोजती हो। प्रिया भी ताव में आ गई, आपको जलन होती है अगर मैं मायके जाती हूँ। जब मेरे घर वाले बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। कौशल्या देवी ने शांत भाव से कहा, बेटा, तुम्हें भी समझना होगा कि इस घर में तुम्हारी भी जिम्मेदारियां हैं। प्रिया नाराज होकर बोली, अब क्या जान दे दूं मैं अपना काम करती हूँ। संध्या ने गंभीर स्वर में कहा, तो ठीक है माँ जी, अब मैंने भी तय कर लिया है कि मैं अकेले घर का कोई काम नहीं करूंगी, और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। प्रिया ने भी दृढ़ता से कहा, ठीक है मत करो, लेकिन मैं तो मायके जरूर जाऊंगी। और वो बैग लेकर घर से निकल गई। घर के आंगन में जैसे एक तूफान गुजर गया हो। राम प्रसाद चौधरी और कौशल्या देवी दोनों गहरे चिंतन में डूब गए। एक तरफ बड़ी बहू नाराज थी, दूसरी तरफ छोटी बहू मायके चली गई थी। उनके 2 बेटे थे, जय जो पिता की किराने की दुकान संभालता था और अभिषेक जो बीमा एजेंट था और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। लेकिन आज बहू के बीच पनते इस तनाव ने बुजुर्ग माता पिता के मन में चिंता और भी गहरी कर दिया। शाम का समय था। उधर जब राम प्रसाद जी थके हारे घर लौटे और आराम की आस लिए कुर्सी पर बैठे तो कौशल्या देवी ने धीमे स्वर में पूछा, क्या अभिषेक आज भी दुकान पर नहीं आया? राम प्रसाद, जिन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, कह रहा था कि दुकान का काम उसे पसंद नहीं, उसे तो सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। लेकिन उसे कौन समझाए कि आजकल सरकारी नौकरी मिलना कितना कठिन है, और उधर विजय को भी दुकान पर मदद की जरूरत है। कौशल्या देवी ने चिंता में सिर हिलाया और आकाश की ओर देखते हुए बोली, भगवान, एक और बेटा घर की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है और दूसरी ओर बहुए काम से, क्या हमारा बुढ़ापा ऐसे ही बीतेगा? उनकी आंखों में चिंता की लकीरें और गहरी होती चली गई। राम प्रसाद जी ने थके स्वर में कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, बहू से कहो खाना लगा दे। कौशल्या देवी अपने दर्द भरे घुटनों को सहलाती हुई धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ चली। उनके लिए अब एक संघर्ष बन गया था। ये देखकर राम प्रसाद जी का दिल भर आया। उन्होंने फिर कहा, अरे भाग्यवान, बहू कहाँ है? उसे कहो खाना लगा दे। कौशल्या देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, अजी खाना तो किसी ने बनाया ही नहीं। छोटी बहू प्रिया सजी धजी मायके चली गई है और अब उसकी देखा देखी संध्या ने भी काम करने से हाथ खींच लिए हैं। ये सुनते ही राम प्रसाद जी ने ऊंची आवाज में पुकारा, संध्या बहू। संध्या कमरे से बाहर आई।
संध्या, उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। राम प्रसाद जी ने संयमित स्वर में पूछा, बहू, आखिर ये क्या हो रहा है? तुमने भी खाना बनाने से इनकार कर दिया। ये तो नादान है, लेकिन तुमसे तो समझदारी की उम्मीद थी। संध्या ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बाबूजी आप ही बताइए, ये कब तक चलेगा? सारा घर का सारा काम मैं ही संभालूं। छोटी बहू तो मायके चली जाती है। मेरे पति दिन रात दुकान पर मेहनत करते हैं और मैं यहाँ अकेली सब संभालती रहूं। क्या देवर जी की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्यों सिर्फ हम दोनों पति पत्नी ही सब कुछ झेले? राम प्रसाद झुंझला कर कहे, बात तो तुम्हारी सही है बहू, मैं आज ही अभिषेक से बात करूंगा, लेकिन अभी तो खाना बना दो। मुझे बहुत भूख लगी है और जय के लिए टिफिन भी तैयार करना है। संध्या ने सपाट स्वर में कहा, तो फिर सुन लीजिए बाबूजी, जब तक घर की जिम्मेदारियों का साफ साफ बंटवारा नहीं होगा, मैं कोई काम नहीं करूंगी। ये कहकर वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहू के इस तेवर से राम प्रसाद और कौशल्या स्तब्ध रह गए। कौशल्या देवी ने अपने दर्द भरे घुटनों के साथ किसी तरह खाना बनाया, लेकिन राम प्रसाद जी के भीतर अब उबाल था। उन्होंने तय किया कि अब और चुप रहना ठीक नहीं। शाम होते होते जय और अभिषेक दोनों घर लौट आए। राम प्रसाद जी ने उन्हें बैठक में बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, अभिषेक, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आखिर तुम्हारा बड़ा भाई कब तक अकेले घर की गाड़ी खींचेगा? अभिषेक ने अनमने भाव से कहा, कैसी जिम्मेदारी पिताजी? राम प्रसाद जी ने दृढ़ स्वर में कहा, यही कि अब तुम्हें भी घर और खर्च में हाथ बंटाना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि अब इस घर का बंटवारा कर देना चाहिए, ताकि रोज रोज की कलह खत्म हो जाए। ये सुनकर जय बोला, पिताजी, बंटवारा कोई हल नहीं है। अगर सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लें, तो ये घर फिर से पहले जैसा हो सकता है। कौशल्या देवी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बात तो सही है बेटा, लेकिन इस घर में अब सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं। और तू ही बताए, कब तक अपने छोटे भाई के परिवार का बोझ उठाता रहेगा? उसी समय कोने में खड़ी प्रिया तपाक से बोली, क्यों माँ जी, ऐसा क्या कर दिया हमने? हम तो खुद कमाते खाते हैं, फिर भी ताने सुनने पड़ते हैं। बंटवारा कर ही दीजिए, कम से कम रोज रोज का ये झगड़ा तो खत्म होगा। ये सुनकर संध्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बोली, हाँ यही तो तुम चाहती हो, बंटवारा हो जाए और माँ बाबूजी की जिम्मेदारी केवल मुझ पर रह जाए। लेकिन मैंने भी ठान लिया है, अब मैं भी कुछ नहीं करूंगी। बहुत सेवा कर ली मैंने। प्रिया भी पलट कर बोली, मैंने भी कोई ठेका नहीं लिया है इस घर का। थोड़ी ही देर में देवरानी और जेठानी में बहस छिड़ गई। आवाजें ऊंची होती गई। तभी जय ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, संध्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ बाबूजी को बोझ कहने की? अभिषेक ने शांत स्वर में कहा, भैया, माँ बाबूजी मेरे साथ रहेंगे, मेरा भी फर्ज है उनकी सेवा करना। ये कहकर अभिषेक अपने कमरे की ओर चला गया। पीछे पीछे प्रिया गुस्से से पैर पटकते हुए आई और बोली, सुनिए, मैं आपके माँ बाबूजी के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। अभिषेक ने दृढ़ स्वर में कहा, वे मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया पाला पोसा। बुढ़ापे में मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? प्रिया ताव में बोली, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं केवल आपके साथ रह सकती हूँ। बाकी कौन रहे कौन जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके माँ बाबूजी के साथ नहीं रहूंगी। अब अभिषेक का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने तीखे स्वर में कहा, प्रिया, अब बहुत हो गया, अपनी हद में रहो। अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। मेरी बात तुम्हें माननी ही होगी एल। प्रिया भी झुके बिना बोली, मैं साफ कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी। इतना सुनते ही अभिषेक का धैर्य टूट गया। उसने आवेश में आकर प्रिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। प्रिया सन्न रह गई। उसका चेहरा थरथरा उठा। उसने गाल पर हाथ रखा और कांपती आवाज में बोली, अपने माँ बाप के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया, ये बहुत बड़ी गलती की है। अब देख लेना इसका अंजाम क्या होगा। करीब 1 घंटे बाद प्रिया मायके जा पहुंची। दरवाजे पर खड़ी बस सिसक रही थी। आंगन में आवाज लगाई, माँ। बेटी की हालत देखकर माँ हैरान रह गए। प्रिया की माँ दौड़ती हुई आई, बेटी क्या हुआ, तू इस वक्त क्यों आई है, सब ठीक तो है? प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, आपने मेरा रिश्ता किस घर में कर दिया?
प्रिया के पिता चिंतित होकर बोले, बेटी बात क्या है, खुलकर बता तो सही। अब प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, उस घर में मेरा दम घुटता है, सारा दिन घर का काम करो, फिर भी ताने सुनो। और अब अभिषेक कहता है कि अगर घर में रहना है तो माँ बाबूजी की सेवा करनी होगी। ये सुनकर प्रिया की माँ रंजना देवी चौंक उठी। क्या उन्होंने मेरी बेटी को घर की नौकरानी समझ रखा है? प्रिया रोते हुए बोली, मैं खाना बनाऊं, घर संभालूं, सास ससुर के पैर दबाऊं, और जब मना किया तो मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठा दिया। प्रिया के पिता रामविलास चौधरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने सोचा, इसकी कैसी हिम्मत हुई। तभी रंजना देवी ने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटी, तूने अब तक इतना क्यों सहा? पहले दिन से ही विरोध करती तो इतनी हिम्मत ही ना होती। उनकी प्रिया रोते हुए बोली, माँ, मैं तो यही सोचती रही कि जैसे तैसे मेरा घर बस जाए, इसलिए सहती रही। रंजना ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, बहुत हुआ, अब तू अपने मायके में है, अब फैसला वो लोग नहीं, हम करेंगे। उधर जब प्रिया के जाने की खबर जय और संध्या को मिली तो घर में चिंता छा गई। जय ने अभिषेक से कहा, भाई, क्या जरूरत थी उस पर हाथ उठाने की? अभिषेक ने गुस्से को दबाते हुए कहा, भैया, मैं कब तक सहता? वो साफ साफ कह रही थी कि माँ बाबूजी के साथ नहीं रहेगी। जब उसने उनके लिए ऐसे अपमानजनक शब्द कहे तो मैं खुद को रोक नहीं सका। राम प्रसाद सिर पकड़ते हुए कहे, बेटा, जो हुआ वो ठीक नहीं था, अब बात बिगड़ चुकी है। मुझे लगता है मुझे ही प्रिया को समझाने जाना होगा। अगले दिन जब राम प्रसाद चौधरी प्रिया के मायके पहुंचे तो दरवाजा खुलते ही प्रिया के पिता रामविलास चौधरी का चेहरा साफ हो गया। रामविलास बोले, आ गए माफी मांगने? पहले बेटी पर जुल्म, फिर तमाचा, और अब संधि की बात। वापस लौट जाइए, हमारी बेटी अब उस घर में नहीं जाएगी। राम प्रसाद जी ने हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से कहा, भाई साहब, मैं आपके सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगता हूँ, लेकिन समाज में इज्जत भी कोई चीज होती है। तब प्रिया की माँ ने तंज भरे स्वर में कहा, इज्जत की फिक्र तब करनी चाहिए थी जब आपके बेटे ने हमारी बेटी पर हाथ उठाया था। राम प्रसाद जी ने शांत स्वर में कहा, बहन जी, प्रिया ने ये तो बताया कि थप्पड़ पड़ा, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों पड़ा। सच मानिए, गलती हमारे अभिषेक की भी है और आपकी बेटी ने भी मर्यादा लांघी। प्रिया आंसुओं से भरी आवाज में चीख पड़ी, देखिए पिताजी, अब भी ये लोग मुझे ही दोष दे रहे हैं। आज हाथ उठाया है, कल कुछ और करेंगे। अब ये लोग मेरा क्या करेंगे मैं कह नहीं सकती। रामविलास अब आपे से बाहर हो गए और बोले, बस बहुत हुआ, अब आपसे बात कोर्ट में ही होगी, जाइए यहाँ से। राम प्रसाद कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, ठीक है भाई साहब, जो निर्णय आपका हो वो मंजूर है, लेकिन मेरी एक विनती है, थोड़ा समय दीजिए, भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लीजिए। आपका एक फैसला दो घरों को उजाड़ भी सकता है और जोड़ नहीं सकता है। कृपया सोच समझकर निर्णय कीजिए। राम प्रसाद जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, लेकिन प्रिया की मां ने कठोर स्वर में कहा, आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी बेटी का घर हम दोबारा बसा लेंगे, लेकिन जिस तरह का व्यवहार आपने और आपके परिवार ने हमारी बेटी के साथ किया है, उसका हिसाब अब हम अपने तरीके से करेंगे। कृपया अब यहाँ से चले जाइए। राम प्रसाद जी निराश हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, पर सामने के कठोर चेहरों पर कोई असर न हुआ। थके कदमों से वे लौट आए। घर पहुंचते ही कौशल्या देवी ने चिंता से पूछा, क्या हुआ जी, बहू को अपने साथ नहीं ला पाए? राम प्रसाद जी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैंने बहुत समझाया, क्षमा भी मांगी, लेकिन प्रिया मानने को तैयार नहीं है। उसके मायके वाले अब तो वे लोग कोर्ट में केस करने की बात कर रहे हैं। कौशल्या देवी ने चिंतित स्वर में कहा, बेटा अभिषेक, अब तुझे ही उसे मना कर लाना होगा, चाहे जैसे भी हो, अभी बात पूरी तरह बिगड़ी नहीं है। अभिषेक ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, माँ, अब कुछ नहीं बचा। प्रिया ने साफ कह दिया कि वो मेरे माँ बाबूजी के साथ नहीं रह सकती, और ऐसी सोच रखने वाली पत्नी की मुझे जरूरत नहीं। उसे वही रहने दीजिए। जहां तक केस की बात है, उन्हें जो करना है करें। कौशल्या देवी ने गंभीर लहजे में कहा, बेटा, इसी तरह की जिद और अहंकार से ही परिवार बिखर गए हैं। अभी समय है बात को सुलझाने की, कोशिश करो। अभिषेक ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, माँ, अब जो होगा देखा जाएगा।
इतना कहकर वो कमरे से निकल गया। पीछे खड़ी संध्या ये सब चुपचाप देख सुन रही थी। उसकी आंखों में चिंता की हल्की परछाई उभर आई थी। अगले दिन दोपहर को जब जय दुकान से खाने के लिए घर आया तो उसने देखा कि माँ कपड़े धो रही थी। ये देखकर उसका मन चटक गया। वो तेजी से कमरे में गया और ऊंची आवाज में बोला, संध्या, ये सब क्या हो रहा है? संध्या ने दमकते हुए कहा, मैं क्या कर रही हूँ? वही जो अब तक करती आई हूँ। सब तो अपने अपने आराम में मस्त है। जय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, बाबूजी के कपड़े धोने तक से तुम्हें आपत्ति होने लगी है? संध्या चिढ़कर बोली, तो क्या मैं ही इस घर की सेविका हूँ? प्रिया तो आराम से मायके जाकर बैठ गई है। अब सारा काम मैं अकेले ही करती रहूं क्या? विजय ने सख्त लहजे में कहा, संध्या, ये तरीका ठीक नहीं है। ये घर सबका है और माँ बाबूजी की सेवा करना हम दोनों का फर्ज है। संध्या नाराज होकर बोली, अब मैं सिर्फ अपना काम करूंगी, बाकी किसी के लिए ना खाना बनाऊंगी और ना ही झाड़ू पोछा करूंगी। ये कहकर वो पैर पटकते हुए रसोई में चली गई। उधर प्रिया के मायके में उसके पिता रामविलास चौधरी उसके पास आए और बोले, बेटी, अभिषेक का कोई फोन आया क्या? प्रिया ने उदास होकर कहा, नहीं पिताजी, और आएगा भी क्यों? वही तो इस सब की वजह है। रामविलास जी बोले, कोई बात नहीं, मैं भी वकील से मिलकर आ रहा हूँ। मैंने तुम्हारे ससुराल वालों पर दहेज का केस कर दिया है। प्रिया चौंक गई, पिताजी, दहेज की तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो झूठा केस है। रामविलास जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, हमें सब पता है, लेकिन वकील ने कहा है कि केस को मजबूत बनाना है तो यही करना पड़ेगा। अब देखना कैसे वो लोग तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। प्रिया की माँ भी बोली, बहुत अच्छा किया आपने। अब उन्हें भी तो एहसास होगा कि किसी की बेटी को नीचा दिखाने का अंजाम क्या होता है। फिर उन्होंने प्रिया से कहा, बेटी, तुम आराम करो, चिंता मत करना, अब हम हैं तुम्हारे साथ। इधर राम प्रसाद जी के घर में माहौल अब और अधिक तनावपूर्ण हो चुका था। संध्या ने अब घर का कामकाज केवल अपने लिए सीमित कर लिया था। रविवार की सुबह थी। जय चुपचाप बिस्तर पर लेटा विचारों में डूबा था। तभी संध्या आई और बोली, सुबह के 10 बज गए हैं, कुछ खाया नहीं आपने? मैं नाश्ता लाती हूँ। जय ने कहा, जब तक मेरे साथ माँ बाबूजी के लिए भी थाली नहीं लगती, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। संध्या ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अब भी वही बात, लेकिन मेरी भी जिद है, अब मैं उनका खाना नहीं बनाऊंगी। विजय ने ठंडी आवाज में कहा, तो ठीक है, मैं भी भूखा रहूंगा। संध्या नाराज होकर पलट गई, लेकिन जाते जाते उसकी आंखें कहीं ना कहीं भीतर के द्वंद्व को छिपा नहीं पा रही थी। अगले दिन सुबह का समय था। जय चौधरी चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। मन में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। तभी संध्या कमरे में आई और बोली, सुबह के 10 बज चुके हैं, नाश्ता तैयार है, रात को भी बिना खाए सो गए थे। जय ने शांत स्वर में कहा, मैं तभी खाऊंगा जब माँ बाबूजी के साथ बैठकर खा पाऊं। तुम उनका भी नाश्ता बनाओ, वे मंदिर से लौटते ही होंगे। संध्या तुनक कर बोली, अभी तक उसी बात को पकड़े बैठे हो। मेरी भी जिद है, अब मैं उनका खाना नहीं बनाऊंगी। विजय ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। ये सुनते ही संध्या का पारा चढ़ गया। वो गुस्से से बोली, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं भी प्रिया की तरह अपने मायके चली जाऊंगी। विजय ने गंभीर आवाज में कहा, जाओ, तुम्हें किसने रोका है? संध्या पैर पटकते हुए बोली, ठीक है, फिर सुन लो, अगर एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं लौटूंगी। दरवाजा खुलते ही रामनाथ शुक्ला चौंक गए। अरे बिटिया, अचानक क्या? ना कोई फोन, ना कोई खबर। संध्या थकी हुई आवाज में बोली, फोन करने का वक्त ही कहाँ था पिताजी? उन्होंने चिंतित होकर पूछा, बेटी, सब ठीक तो है ना? संध्या की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, कुछ भी ठीक नहीं है। सास ससुर ने जीना मुहाल कर रखा है। जय मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता, अब वहां और नहीं रह सकती थी। रामनाथ शुक्ला ने धीरे से पूछा, इसका मतलब तू घर छोड़कर झगड़ कर आई है? संध्या ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। देवरानी प्रिया मायके बैठी है और सारा काम मेरे सिर पर है। अब मैं उस घर में किसी की नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। ये सुनकर उसकी माँ ने डांटते हुए कहा, तो क्या सास ससुर की सेवा से बचने के लिए तुम यहाँ बैठ जाओगी? हमने तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे।
संध्या बोली, लेकिन माँ, ये सास ससुर सिर्फ मेरे ही तो नहीं है, प्रिया की भी तो कोई जिम्मेदारी है। माँ ने गहरी सांस लेकर समझाया, बेटी, घर के बुजुर्ग बोझ नहीं होते, उनकी सेवा तो सौभाग्य होती है। क्या कभी उन्होंने तुझसे ऊंची आवाज में बात की? और जय, वो तो हर मुश्किल में तेरे साथ खड़ा रहा। जब तेरे पापा को हार्ट अटैक आया था तो एक फोन पर सब छोड़कर दौड़ा चला आया था। फिर अब अगर वो चाहता है कि तू उसके माँ बाप की सेवा करे जैसे अपने माँ बाप की करती है, तो इसमें क्या गलत है? पिता रामनाथ शुक्ला ने भी कहा, बेटी, रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। अगर तुझे उससे उम्मीदें हैं तो उसे भी तुझसे उम्मीदें होंगी। संध्या की आंखें शर्म से झुक गई। उसने भरे हुए स्वर में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मैं तो बस धमकी दे रही थी। लेकिन जब जय ने मुझे खुद जाने को कह दिया तो मैंने उसे अपने आत्मसम्मान का सवाल बना लिया। अब समझ नहीं आ रहा किस मुंह से वापस लौटूंगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इधर चौधरी निवास में राम प्रसाद चौधरी गहरी सोच में डूबे बैठे थे। पास ही कौशल्या देवी आकर बैठ गई और बोली, क्या बात है जी, इतने चिंतित क्यों हैं? राम प्रसाद ने आह भरते हुए कहा, सोच रहा हूँ, कभी हमारा घर कितना हंसता खेलता था, ना जाने किसकी नजर लग गई। छोटी बहू प्रिया शुरू से थोड़ी जिद्दी थी, लेकिन संध्या से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कौशल्या देवी ने दुखी स्वर में कहा, जब दोनों बेटों की शादी की थी तो सोचा था बहुएं मिलजुल कर घर संभालेंगी और हमारा बुढ़ापा सुकून से कटेगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राम प्रसाद चौधरी और कौशल्या देवी आंगन में बैठे आपस में बात कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। राम प्रसाद जी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने संध्या अपने पिता के साथ खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और आंखों में अपराध बोध साफ झलक रहा था। राम प्रसाद जी ने बिना कोई सवाल किए उन्हें अंदर आने का इशारा किया। संध्या ने भीतर आते ही झुककर अपने सास ससुर के चरण स्पर्श किए। उसके पिता ने नम्र स्वर में कहा, भाई साहब, मैं अपनी बेटी की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ। जैसे ही हमें पता चला कि ये घर में कहासुनी करके मायके आ गई है, मैं इसे तुरंत वापस लेकर चला आया। राम प्रसाद जी ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, अरे नहीं भाई साहब, माफी किस बात की? बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है। आपकी बेटी हमारे घर लौट आई, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद संध्या के पिता ने बेटी को समझाया और उसे ससुराल में छोड़कर वापस लौट गए। संध्या के लौट आने से राम प्रसाद और कौशल्या देवी ने राहत की सांस ली। घर का वातावरण कुछ हल्का महसूस हुआ। शाम को जब जय चौधरी काम से घर लौटा तो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। संध्या उसके पीछे पीछे पहुंची और धीमे स्वर में बोली, सुनिए जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ पिताजी ने मुझे बहुत समझाया, मैं वादा करती हूँ अब से आपके माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें अपने माँ बाप की तरह मानकर आदर करूंगी। जय ने गहरी सांस ली और कहा, संध्या, क्या हमारे रिश्ते इतने कमजोर थे? एक छोटी सी बात पर तुम अपना घर छोड़कर चली गई। संध्या की आंखों में आंसू थे। वो बोली, सच कहूं तो मैं जाना नहीं चाहती थी, बस भावनाओं में बहकर आपसे उल्टा बोल गई। सोचा कि आप मुझे रोक लेंगे, पर जब आपने ही जाने को कह दिया तो मैंने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। जय मुस्कुराया और उसे गले से लगा लिया। उधर पुलिस थाने में इंस्पेक्टर ने राम प्रसाद जी से गंभीर स्वर में कहा, आपकी बहू ने आप पर और आपके बेटे पर घरेलू हिंसा और दहेज के आरोप लगाए हैं। अगर मामला कोर्ट गया तो परेशानी बढ़ सकती है। आपके पास 24 घंटे हैं, समझौता कीजिए, वरना हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। राम प्रसाद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हमारे परिवार की इज्जत दाव पर है। शाम को जब अभिषेक और जय दोनों घर लौटे तो राम प्रसाद जी ने उन्हें पूरी बात बताई। पुलिस केस और आरोपों की बात सुनकर अभिषेक चौधरी गुस्से से भर गया। बाबूजी, उन्होंने झूठा केस कर दिया, मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। अभिषेक गर्जा। जय ने शांति से कहा, भाई, गुस्से से कुछ नहीं होगा, फोन करो और बात करो, शायद बात बन जाए। अभिषेक ने तुरंत प्रिया को फोन लगाया, लेकिन कॉल उसके पिता ने उठाया।
अभिषेक ने भावुक स्वर में कहा, पिताजी, इतनी छोटी बात पर आपने पुलिस केस कर दिया। आप जानते हैं गलती मेरी थी, लेकिन झूठे दहेज के आरोप क्यों? मेरे माँ बाबूजी का क्या दोष था? प्रिया के पिता ने कठोर स्वर में कहा, अब कोई बात नहीं करनी है, हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। अभिषेक ने गुस्से में कहा, ठीक है, तो फिर कोर्ट में ही सच सामने आएगा। अगले ही दिन जय एक अनुभवी वकील से मिला और केस की पूरी जानकारी दी। मामला कोर्ट में चला गया। हर दिन राम प्रसाद और कौशल्या देवी की आंखों में चिंता साफ झलकती। कई महीने बीत गए। एक शाम जब राम प्रसाद और जय कोर्ट से लौटे तो संध्या ने पानी थमाते हुए पूछा, क्या हुआ, कुछ खबर है? जय मुस्कुराया और बोला, भगवान ने हमारी सुन ली, केस खत्म हो गया और हम जीत गए। घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। कौशल्या देवी की आंखों में आंसू थे। वो बोली, सच ही कहा जाता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसी वक्त अभिषेक ने एक और खुशखबरी दी, माँ बाबूजी, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। राम प्रसाद की आंखें चमक उठी। उन्होंने अभिषेक को गले से लगा लिया। कौशल्या देवी ने राम प्रसाद से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब हमें अभिषेक के लिए एक अच्छा रिश्ता देख लेना चाहिए। घर में फिर से रोशनी लौट आई है, उम्मीद की, एकता की और विश्वास की। राम प्रसाद चौधरी आश्चर्य से बोले, अरे कौशल्या, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कौशल्या देवी ने संयमित स्वर में कहा, देखिए जी, प्रिया के घर से तलाक के कागज आ चुके हैं। जब रिश्ता टूटने की कगार पर है तो अभिषेक के लिए कोई और रिश्ता देखने में क्या हर्ज है? राम प्रसाद ने गंभीरता से कहा, ठीक है, पर किसी भी निर्णय से पहले अभिषेक से एक बार जरूर बात कर लो। उधर जब कोर्ट ने फैसला अभिषेक के पक्ष में फैसला सुनाया तो प्रिया के मायके में जैसे सन्नाटा छा गया। इस बीच उसके भाई की शादी भी हो चुकी थी और अब प्रिया खुद को भीतर से टूटा हुआ महसूस कर रही थी। चिंता से भरी प्रिया के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, इन वकीलों के चक्कर में हम बुरी तरह फंस गए। उधर उनका तो नसीब खुल गया, अभिषेक को सरकारी नौकरी भी मिल गई। प्रिया की माँ ये सुनकर स्तब्ध रह गई। बोली, हम तो सोच रहे थे कि उन्हें जेल भेजेंगे, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। उसी वक्त प्रिया आकर उनके पास बैठ गई। माँ बोली, जो होना था हो गया, अब तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देख लेते हैं। समय रहते तुम्हारी जिंदगी फिर से संवारना जरूरी है। प्रिया झल्लाकर बोली, क्या जरूरत है फिर से शादी की? अगर अगली बार भी वही हाल हुआ तो मैं अब दोबारा शादी नहीं करूंगी। उसके पिता ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, बेटी, तलाक के कागज पर तुम्हारे ही दस्तखत है। समाज में ऐसे कितने दिन तक बैठी रहोगी? रिश्तेदार बातें बनाएंगे और हमारी भी तो जिम्मेदारी है। प्रिया ने धीर स्वर में कहा, जब मैंने ससुराल छोड़ा था आपने कहा था कि ये तुम्हारा घर है, आराम से रहो। अब क्या सब कुछ बदल गया? पिता ने हल्के से सिर झुकाते हुए कहा, बेटी, हमने आज भी तुम्हें कभी पराया नहीं समझा और जो हुआ है उसके बाद जरा सोच समझकर चलना जरूरी है। प्रिया की माँ ने सहमति जताते हुए कहा, अगर तुम्हारा घर फिर से बच सकता है तो हमें झुकने में कोई संकोच नहीं। अगले दिन प्रिया अपने माता पिता के साथ राम प्रसाद चौधरी के घर पहुंचे। प्रिया ने आते ही कौशल्या देवी और राम प्रसाद के चरणों में गिरकर माफी मांगी। राम प्रसाद ने हल्की मुस्कान के साथ कटाक्ष किया, बेटी, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी, गलती तो हमारी थी, जो तुम्हें मारते थे, दहेज मांगते थे और घर से भी निकाल दिया था, है ना? प्रिया के पिता शर्मिंदा होकर बोले, राम प्रसाद जी, कृपया ऐसा मत कहिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अब अगर आप क्षमा कर दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। कौशल्या देवी ने भावुक होकर कहा, भाई साहब, आपकी वजह से हमने कितनी तकलीफ सहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर, समाज में बदनामी, और अब जब हमारे बेटे की जिंदगी संवरने लगी है तब आप हमारे दरवाजे पर आ गए। उसी समय अभिषेक चौधरी भीतर से निकला। प्रिया को देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, इतना सब करने के बाद अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? प्रिया के पिता हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा, हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और अगर माफ कर सको तो एक बार और मौका दे दो। राम प्रसाद ने भारी स्वर में कहा, भाई साहब, बच्चों की गलतियों पर उन्हें समझाना माँ बाप का काम होता है, न कि उनका साथ देकर उनकी गृहस्थी तोड़ देना। अब तो इस रिश्ते में ऐसी दरार आ चुकी है जिसे भरना शायद मुमकिन नहीं।
पूरा आंगन एक गहरे मौन में डूब गया। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि जो टूट चुका था वो अब जोड़ने से भी नहीं जुड़ रहा था। रामप्रसाद चौधरी ने गहरी आवाज में कहा, हमने अभिषेक का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप हमें क्षमा करें और यहां से लौट जाएं। ये सुनते ही प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। वो कौशल्या देवी के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी, बाबूजी, एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैंने बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए। अभिषेक ने दूर खड़े ठंडे स्वर में कहा, तलाक के कागज तो तुमने ही भेजे थे ना, अब अचानक इस घर की याद क्यों आ गई? बेहतर होगा अभी के अभी यहां से चली जाओ, नहीं तो मजबूरन मुझे सख्ती बरतनी पड़ेगी। प्रिया के पिता हाथ जोड़ते हुए बोले, ठीक है बेटा, गलती हमारी थी, उसका फल भी हमें ही भुगतना होगा। हम जा रहे हैं। जैसे ही वे लोग मुड़ने लगे, रामप्रसाद चौधरी ने गहरी सांस लेते हुए आवाज लगाई, रुकिए भाई साहब। फिर उन्होंने कौशल्या देवी की ओर देखा और बोले, हमने अभी केवल रिश्ते के लिए हामी भरी है, पक्की बात तो नहीं हुई। अगर हम उन्हें मना कर देंगे तो थोड़ी बहुत बदनामी जरूर होगी, लेकिन अगर एक बहू की गलती को कभी ना माफ करके उसकी पूरी जिंदगी को उजाड़ दिया तो वो हमारे लिए एक भारी पाप होगा। कौशल्या देवी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अभिषेक इसके लिए तैयार होगा? अब सबकी निगाहें अभिषेक चौधरी की ओर टिक गई। आंगन में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अभिषेक ने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप और सच्चाई झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रिया, सच कहूं तो मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन जब तुमने मेरी माँ और बाबूजी के साथ वो सब किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती तो मुझसे भी हुई थी, जो गुस्से में आकर तुम पर हाथ उठा बैठा, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी अधूरी है तुम्हारे बिना, वापस आ जाओ। प्रिया की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसने कांपते स्वर में कहा, धन्यवाद अभिषेक, आपने मुझे माफ कर दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। घर का वातावरण एकदम बदल गया। रामप्रसाद और कौशल्या देवी ने संतोष की सांस ली। प्रिया के माता पिता की आंखों में भी राहत झलक उठी। अब घर में फिर से रोशनी लौट आई थी। ये कथा हमें यही सिखाती है कि अहंकार, गलतफहमी और पल भर का क्रोध वर्षों के रिश्तों को तोड़ सकता है, लेकिन अगर समय रहते पश्चाताप, क्षमा और प्रेम कर लिया जाए तो वही रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। अब आइए जानते हैं वे 3 महत्वपूर्ण बातें जो माता पिता को कभी भी अपनी संतानों के सामने नहीं करनी चाहिए, ताकि उनके भविष्य पर कोई नकारात्मक छाया न पड़े। दोस्तों, अब मैं आपको एक दूसरी कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। राहुल और अनुजा की शादी को अभी चांदनी रातें देखे ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि घर में तूफान के पहले संकेत मिलने लगे। शांता देवी, जो खुद कभी एक कठोर सांस की हुकूमत झेल चुकी थी, अब अपनी बहू पर उसी रियासत की महारानी बनने लगी। सुबह सूरज की पहली किरण नहीं, बल्कि सास की खड़ खड़ आती आवाज अनुजा की नींद तोड़ देती। उस दिन तो हद ही हो गई। तड़के 4 बजे दरवाजे पर ऐसे धमाके हुए जैसे पुलिस छापा मार रही हो। बहू उठ जाओ, बहुत काम पड़ा है। अनुजा आंख मसलते हुए उठी, चेहरे पर थकान। मन में खींच लिए दरवाजा खोला तो सामने खड़ी सास शुरू हो गई, अरे महारानी, अब तक बिस्तर में पड़ी है। एक मैं थी, जब मेरी सास होती थी तो मुझसे पहले मुर्गा भी बांग नहीं देता था, और देखो इसे जानबूझकर सो रही है। आज झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, नाश्ता, दोपहर का खाना सब तुझसे ही होगा। मेरी सहेलियां आने वाली है, वो कह रही थी कि तेरे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, जल्दी से सब निपटा ले। बहू अनुजा मन ही मन बुदबुदाई, जैसे मैं पहली बार बेलन पकड़ रही हूँ। सासू माँ को तो बस मौका चाहिए लड़ने का। उनकी बेटी तो रजाई में रानी बनी सो रही होगी, उसे कुछ क्यों नहीं कहती। उसे याद आया, अरे ये सब तो पड़ोस की रुक्मणी चाची ने सिखाया था। सासू माँ को बहू को कैसे ठिकाने लगाओ, उस कोर्स में तो टॉप किया है उन्होंने। अनुजा के अपने घर की तस्वीर भी कम दिलचस्प नहीं थी। वहां उसकी माँ भी अपनी बहुओं पर तानाशाही करती थी। अब खुद पर वही कहर टूट रहा था।
मन में सोचने लगी, अब बहुत हो गया, राहुल से कहकर एक अलग कोना बनवा लेना चाहिए। उसकी तनख्वाह में हम दोनों चैन से जी सकते हैं। जब माँ जी को अपनी बेटी की शादी की इतनी जल्दी है तो हमें अलग रहने में क्या बुराई। राहुल 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी शादी इस उम्मीद में करवाई गई थी कि बहू आकर घर संभाले, लेकिन अनुजा कोई धूप में सूखी रोटी खाने वाली नहीं थी। वो भी मायके में लाड़ प्यार में पली थी, जहां रसोई में उसका नाम तक दर्ज नहीं था। शिव चर्चा से लौटकर जैसे ही सासू माँ ने घर में कदम रखा, वैसे ही फिर बम फूट पड़ा। बहू, तेरे मायके वालों ने तुझे क्या सिखाया है? मेरी सहेलियों के सामने तूने मेरी नाक कटवा दी। अब तू खेतों में भी काम करेगी। जब तेरे हाथ पैरों में छाले पड़ेंगे तब समझ आएगा रोटियों की अहमियत। अब की बार अनुजा भी चुप नहीं रही। उसने कांपते मगर दृढ़ स्वर में कहा, माँ जी, मैं मायके में रानी बनकर रहती थी। खाना बनाना तो छोड़िए, कभी झूठा गिलास तक नहीं उठाया, लेकिन यहाँ मैं सारा काम करती हूँ। फिर भी आपको मुझसे शिकायत रहती है। अगर मेरा काम पसंद नहीं है तो आप खुद कर लीजिए, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। मित्रों, ये सुनकर शांता देवी का चेहरा क्रोध से कांपने लगा, जैसे आसमान से बिजली गिरने वाली हो। अनुजा की बात सुनते ही उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वे बोली, क्या मुझसे जुबान लड़ाएगी? अपनी सास के सामने महारानी बनेगी? ये कहते हुए उन्होंने गुस्से में आकर अनुजा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये थप्पड़ गुस्से में था या सोच समझकर मारा गया, ये कोई समझ नहीं पाया। घर में उस समय राहुल की बहन और दोनों छोटे भाई मौजूद थे। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि मोहल्ले की 2-3 औरतें भी दरवाजे पर आ गई। अनुजा को ये अपमान ऐसा चुभा कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बिना कुछ कहे वह रोती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसका मन अब किसी से मिलने को तैयार नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया, अब ये दरवाजा सिर्फ राहुल की आवाज पर खुलेगा। उधर राहुल के छोटे भाई आदित्य और निखिल सोच में पड़ गए। वे आपस में चर्चा करने लगे कि जब भैया और बाबूजी लौटेंगे तो उन्हें क्या बताया जाए और किसकी तरफदारी करनी है। घर में अब 2 खेमे बन चुके थे। एक और शांता देवी और उनके समर्थक जो अपनी बात को सही ठहराने की कहानी बना रहे थे, और दूसरी ओर अनुजा जो अपने कमरे में तन्हा अपने घावों को सहला रही थी। शाम ढल चुकी थी। राहुल और उनके पिताजी हरिराम जी जैसे ही ऑफिस से लौटते हैं, घर का सन्नाटा देखकर चौंक गए। हर दिन घर में घुसते ही रसोई से खाने की खुशबू आती थी, लेकिन आज सब कुछ जैसे बर्फ बन गया था। हरिराम जी ने पूछा, अरे आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है और ये अंधेरा कैसा? ये सुनते ही शांता देवी रोने लगी। रोते रोते उन्होंने अपना पक्ष कुछ इस तरह सुनाया कि जैसे अनुजा ने घर को तहस नहस कर दिया हो। उनके साथ बेटे निखिल भी माँ की हर बात में हामी भरता रहा। शांता देवी की कहानी सुनकर राहुल का माथा ठनक गया। वो सीधे अनुजा के कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। अंदर अनुजा आईने के सामने खड़ी थी। उसने जानबूझकर बालों को थोड़ा बिखेर लिया था ताकि थप्पड़ का दर्द और अपमान चेहरे से साफ झलके। दरवाजा खुलते ही वो जोर जोर से रोने लगी। राहुल ने गुस्से को दबाते हुए पूछा, सच सच बताओ अनुजा, क्या हुआ है? अनुजा कुछ कहती, उससे पहले ही शांता देवी चिल्ला उठी, अब तू अपनी बीवी से पूछ रहा है? अरे वो बड़ी तुझे बेचारी लग रही है। अब तो तू माँ का आंचल छोड़, बीवी का पल्लू पकड़। राहुल ने पलट कर कहा, माँ जरा चुप रहिए, मैं बात कर रहा हूँ। फिर अनुजा की ओर मुड़ते हुए बोला, बताओ क्या हुआ था? लेकिन इस बार बीच में हरिराम जी आ गए। वे बोले, अरे नालायक, माँ से जबान चलाता है, किसके इशारे पर बोल रहा है? कहीं ससुराल वालों की सिक तो नहीं ले आया? राहुल ने संयमित स्वर में कहा, पिताजी इसमें ससुराल का क्या लेना देना है? पहले सच्चाई तो जान लीजिए। बात इतनी बढ़ी कि शब्दों के तीर बहस की तलवार बन गए और वही हुआ जिसका डर था। बात अब बंटवारे पर आ पहुंची। हरिराम जी ने धीमी परंतु ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमसे घर नहीं संभलता तो अलग हो जाओ, हिस्सा लो और चैन से रहो। हमें भी अब अपनी उम्र के हिसाब से सुकून चाहिए। राहुल अब चुप नहीं रहा। उसने कहा, ठीक है पिताजी, कर दीजिए बंटवारा, शायद यही ठीक होगा, पर माँ को भी कभी समझाइए।
हरिराम जी ने ठंडी सांस ली और कहा, बहुत हुआ राहुल, कल पंचायत में फैसला होगा। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। खेत मकान सामान सबकी गिनती हुई। फैसला हुआ कि बीघे बराबर बांटेंगे, पर जो बेटा माँ बाप की सेवा करेगा उसे अतिरिक्त 2 बीघा मिलेंगे। घर के बर्तन फर्नीचर सब बांट दिए गए। एक ही छत के नीचे अब बंटवारे की लकीर खिंच चुकी थी। दोस्तों अलग होने के बाद कुछ दिनों तक घर में शांति रही, पर मोहल्ले में खबरें फैल रही थी। अनुजा और उसकी सास शांता देवी दोनों को अपनी अपनी भूलों का कुछ एहसास हुआ और अहंकार बीच में दीवार बनकर खड़ा था, जो किसी को झुकने नहीं दे रहा था। एक सुबह शांता देवी ने देखा कि राहुल और अनुजा अस्पताल जा रहे हैं। मन बेचैन हो उठा। वो खुद को रोक ना पाई और पूछ बैठी, राहुल बेटा, सब ठीक है ना? बहू को अस्पताल क्यों ले जा रहे हो? राहुल मुस्कुराकर बोला, माँ, वो बहू माँ बनने वाली है। ये सुनते ही शांता देवी के चेहरे पर रंग लौट आया। सारी शिकवे शिकायतें उसी पल मिटने लगे। वो तुरंत अनुजा के पास चली आई। राहुल ने आंखें से अनुजा को समझा दिया, सब ठीक से बात करना। अब शांता देवी का सारा गुस्सा पिघल चुका था। पूरी लगन से बहू की सेवा में लग गई। इसी बीच घर में एक और खुशखबरी आई। राहुल की बहन का विवाह तय हो गया। संयोग था कि दूसरी ओर अनुजा ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। घर फिर से खुशियों से भर उठा और सब कुछ इतना आसान नहीं था। इसी बीच आदित्य और निखिल, जिनकी शादी की पहले से बातें चल रही थी, अचानक घर में आग की तरह फूट पड़े। हरिराम जी जरूरी बात बता रहे थे कि बेटों किससे शादी करनी है। तभी आदित्य चौंक कर बोला, पिताजी, आपने किससे पूछकर मेरी शादी तय कर दी? शादी मुझे करनी है, आपको नहीं। निखिल भी बोल पड़ा, भैया, मैं भी कोई बकरा नहीं, जो आप जो कहो वही कर दूं। मैं जिससे चाहूं उसी से शादी करूंगा। हरिराम जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे पर भारी स्वर में कहा, बेटा, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो मत करो। लड़की वालों से कुछ बहाना बना लेंगे और कम से कम हमें बता तो देते। अगली सुबह मजबूरी में हरिराम जी को लड़की वालों से कहना पड़ा कि बेटों ने शहर चले जाने का कहकर थोड़ा समय मांग लिया है। शाम को जब राहुल घर लौटे तो उन्होंने अनुजा से कहा, देखो, अगर अनिल और आते आ जाए तो तुम भी घर जाना। अनुजा घर पर थी और रात होते ही घर में नया तूफान आया। विपिन, जो कि परिवार से अलग हो चुका था, आ गया, पर अकेला नहीं। उसके साथ किसी लड़की का हाथ था। शांता देवी की आंखें फटी रह गई और बेहोश के मारे वो गिर पड़ी और बेहोश हो गई। हरिराम जी का हाथ सीने पर चढ़ गया। अनुजा दौड़कर पानी लाई और सास ससुर को सहारा दिया। माँ जी, खुद को संभालिए। शांता देवी आंसुओं में डूबी बोली, कैसे संभालूं? मेरा तो कलेजा फट गया। राहुल को बुलाया गया। वो भागता हुआ आया। माँ बाप की हालत देख उसकी आंखों में भी आंसू थे। फिर उसने विपिन की ओर कड़क आवाज में कहा, ये क्या तमाशा है विपिन? विपिन तमतमाया और बोला, भैया, आप तो इस परिवार से अलग हो चुके हो, इसलिए बेहतर है कि आप इसमें ना बोले। फिर उसने जो कहा सब चौंक उठे। जब माँ बाप ने मेरी मर्जी के खिलाफ लड़की चुनी तो मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, और इसमें गलत क्या है? अगर आप लोग उसे इज्जत से अपनाएंगे तो ठीक, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगा। घर में भारी सन्नाटा छा गया। सबके मन में एक सवाल गूंज उठा, यही अहंकार और जल्दबाजी कहां तक ले जाएगी? दोस्तों, बात यही खत्म नहीं हुई। इतना कहकर आदित्य अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद निखिल घर में दाखिल हुआ। शांता देवी को रोते देख वो घबरा गया। माँ, ये क्या हो रहा है? इतना क्यों रो रही हो? निखिल ने घबराकर पूछा। शांता देवी गंभीर स्वर में बोली, तेरा छोटा भाई आदित्य किसी लड़की को लेकर घर में घुस आया है, बिना बताए शादी कर ली। निखिल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हाँ मां, मुझे सब पता है। लड़की के घर वाले शादी के खिलाफ थे। आदित्य बेचारा क्या करता? कल ही उसने बताया था कि उसके रिश्ते के लिए लड़की के परिवार वाले घर आने वाले हैं। वो लड़की इतनी डर गई थी कि आत्महत्या की धमकी दे दी रही थी। शांता देवी ने लंबी सांस खींची और बोली, तो ये सब भी उसी जिद और जल्दबाजी का नतीजा है जो तुम्हारे बाबूजी को थी। बिना हमसे पूछे 2-2 रिश्ते तय कर दिए और अब भुगतो। निखिल ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। हमें भी कोई और रास्ता नहीं सूझा, इसलिए हमने ये कदम उठाया।
तभी हरिराम जी वहां आ गए। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वे बोले, वाह बेटा, क्या सोच है तुम दोनों की। एक गलती करता है तो दूसरा उस पर पर्दा डालता है। निखिल, कहीं तू भी तो वो नहीं करके आया जो आदित्य ने किया। निखिल ने संयमित स्वर में कहा, अगर कर भी लिया हूं तो क्या गलत किया बाबूजी। मैंने भी कोर्ट मैरिज कर ली है, शादी का सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है, लड़की वालों से बात हो चुकी है, वे कल या परसों मिलने आ जाएंगे। आप चिंता मत करो, मैं समाज में आपकी इज्जत कभी गिरने नहीं दूंगा। हरिराम जी ने सिर पकड़ लिया और गुस्से में बड़बड़ाने लगे, हे भगवान, ये कौन सी सजा है जो मुझे मिल रही है। क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में। पास बैठी अनुजा ने धीरे से कहा, पिताजी, एक बार आप आदित्य से बात करके तो देखिए, शायद सब संभल जाए। शांता देवी ने दरवाजे पर दस्तक दी और बोली, बेटा जरा दरवाजा खोल, हमें तुमसे बात करनी है। दरवाजा खुलते ही आदित्य गुस्से से भड़क उठा, क्या है, अब क्यों गला फाड़ रही हो। शांता देवी ने ठंडे स्वर में कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी बुला रहे हैं। आदित्य झल्लाकर बोला, इस लड़की को अभी के अभी इसके घर भेज दो। अगर इसी से शादी करनी है तो रीति रिवाज से लाओ, उसके माँ बाप से बात करो और ढंग से तारीख तय करो। हरिराम जी ने हामी भरते हुए कहा, बेटा अब जो भी होगा विधिवत होगा। आदित्य व्यंग्य से बोला, अब दहेज की बात मत शुरू कर देना बाबूजी। हरिराम जी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा हमें इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। जब लड़की वाले मानेंगे हम समाज के सामने तुम्हारी शादी करवा देंगे। आदित्य ने थके स्वर में कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। उस रात घर में अंधेरा ही अंधेरा था। शांता देवी और हरिराम जी दोनों बिस्तर पर लेटे लेटे छत निहारते रहे। ना नींद थी ना चैन। इधर शाम को जब राहुल ऑफिस से लौटा तो अनुजा ने मोहल्ले की औरतों से सुनी सारी बातें उसे सुना दी। राहुल ने माथा पकड़ लिया और बोला, हे भगवान, ये सब क्या हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। अनुजा ने उसे थामते हुए कहा, अब रोने से क्या होगा, आपने उन्हें समझाया क्यों नहीं। राहुल ने गुस्से में कहा, तूने समझाया क्या। अनुजा ने शांति से जवाब दिया, मैंने बहुत समझाया, लेकिन वे खुद को बोझ समझने लगे थे, यही कहकर चले गए। राहुल ने दुख भरे स्वर में कहा, इन 3 बेटे होने के बावजूद माँ बाबूजी दर दर भटक रहे हैं, अब लोग क्या कहेंगे। उधर निखिल भी अपनी पत्नी को घर ले आया। अब मोहल्ले में ये चर्चा आम हो चुकी थी कि दोनों छोटे बेटे अपनी दुनिया बना चुके हैं, लेकिन माँ बाप के लिए उनके दरवाजे बंद हो गए हैं। रोज घर में पार्टियों का शोर होता, मोहल्ले वालों से झगड़े भी होते, किसी को शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन हर किसी की आंखों में ताना जरूर झलकता। एक दिन निखिल के वकील दोस्त ने कहा, तूने अभी तक घर अपने नाम करवाया है क्या। निखिल बोला, नहीं यार, अभी तक तो सब माँ बाबूजी के नाम पर ही है। वकील बोला, तो समझ ले, अगर उनका मन बदल गया तो ये घर किसी और को भी दे सकते हैं और तुझे सड़क पर भी ला सकते हैं। निखिल को ये बात दिल में लग गई। वो फौरन आदित्य के पास पहुंचा। दोनों ने मिलकर फैसला किया, अब वक्त आ गया है, माँ बाबूजी को घर वापस बुलाना होगा। फिर दोनों ने राहुल से बात की। वे बोले, भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम माँ बाबूजी को वापस लाना चाहते हैं। राहुल को भाइयों का ये अचानक बदल जाना थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मन ने कहा, अब गलती सुधर रही है तो उसे सहारा देना चाहिए। राहुल बोला, ठीक है, कल चलेंगे, लेकिन आज ऑफिस में जरूरी मीटिंग है। दोस्तों, अगली सुबह तीनों भाई राहुल, आदित्य और निखिल अपने माता पिता को मनाने के लिए एक साथ निकल पड़े। रास्ते भर राहुल का चेहरा उम्मीद से खिला हुआ था। वो मन ही मन सोच रहा था, माँ बाबूजी मुझे बहुत चाहते हैं, जैसे ही मिलूंगा उनके चरणों में गिर जाऊंगा और कहूंगा चलो ना। मुन्ना दिन भर दादी दादी करता रहता है। अनुजा उसकी तस्वीर दिखाकर बहलाती है। जब हरिराम जी और शांता देवी ने राहुल को सामने देखा तो उनकी आंखों की कोरों में स्नेह की नमी झलक उठी। राहुल आगे बढ़ा और बोला, माँ बाबूजी, हम आप दोनों को बहुत याद करते हैं। अनुजा और मुन्ना के बिना घर एकदम वीरान लगता है। मुन्ना थोड़ा थोड़ा चलने भी लगा है, लेकिन सबसे पहले आपका नाम लेता है। शांता देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा हम भी तुम्हें और मुन्ना को बहुत याद करते हैं, लेकिन जो हुआ है उसने हमें भीतर तक तोड़ दिया। राहुल ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ बचपन में भी तो हम गलतियां करते थे, तब आप डांटती थी,
कभी थप्पड़ भी लगाती थी, लेकिन हमें छोड़कर तो नहीं चली जाती थी। अब हमसे गलती हो गई तो आपने हमें अकेला छोड़ दिया। शांता देवी ने लंबी सांस ली और बोली, बचपन की गलती और अब की गलती में फर्क है बेटा। अब तुम बड़े हो चुके हो और हमने बहुत सहा है। तभी हरिराम जी कमरे में आ गए। चेहरा कठोर था। वे बोले, क्यों आए हो? अब क्या रह गया है लेने को? क्या वो जमीन के कागज चाहिए जिनकी बात वकील ने कही थी? राहुल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, हमें वो कागज नहीं चाहिए, हमें बस आप दोनों चाहिए। आपके बिना वो घर घर नहीं लगता। चलिए घर चलिए। आदित्य और निखिल भी हाथ जोड़कर बोले, बाबूजी, आप जहां चाहे रहिए, बस हमसे दूर मत रहिए। हमसे गलती हुई है और अब और नहीं। हरिराम जी ने संदेह भरे स्वर में पूछा, तुम्हारी बीवियां हमें बोझ तो नहीं समझेंगी? निखिल भावुक होकर बोला, बाबूजी, वे आपको अपने सच्चे माँ बाप मानती है। उनके मायके वाले तो अब उनसे कटे हुए हैं। अब आप ही उनके लिए सब कुछ है। शांता देवी की आंखें नम हो गई। राहुल मुस्कुराकर बोला, माँ, अनुजा ने खास तौर पर कहा है कि आप दोनों को जरूर लेकर आना। मुन्ना आपकी बाहों में झूला झूलना चाहता है। हरिराम जी की आंखों में पहली बार सुकून की चमक दिखाई दी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हम भी मुन्ना को देखने के लिए तरस गए हैं। राहुल ने निखिल से कहा, जाओ भाई, गाड़ी बुक कर लो, आज माँ बाबूजी हमारे साथ ही चलेंगे। फिर सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। माँ बाबूजी का सामान पैक किया और जाने लगा। उनके चेहरे पर वर्षों बाद ऐसी मुस्कान थी जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तीनों बेटों के दिलों में अब पश्चाताप भी था और सच्चा सम्मान भी। बंटवारे में जो 2 बीघा जमीन का विवाद था, उस पर भी अब सहमति बन गई। पहले पंचों ने तय किया था कि वो जमीन उसी बेटे को मिलेगी जिसके पास माँ बाबूजी रहेंगे, लेकिन अब तीनों भाइयों ने मिलकर कहा, वो जमीन हम तीनों में बराबर बंटेंगी, क्योंकि माँ बाबूजी हम सबके हैं और उनके लिए हमारे दिलों में सबसे बड़ा स्थान रहेगा। अब पूरा परिवार एक बार फिर एकता, प्रेम और समझदारी के सूत्र में बंध गया था। प्रिय दर्शकों, इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे वो 3 जरूरी बातें जो किसी भी माता पिता को अपनी संतान से छुपाकर रखनी चाहिए, ताकि बुढ़ापे में उन्हें चैन और सम्मान दोनों मिल सके। पहली बात, अपनी संपत्ति का पूरा खुलासा ना करें। चाहे बेटा कितना भी आदर्श क्यों ना हो, जब उसे ये पता चल जाता है कि माँ बाप के पास अब कुछ देने को नहीं बचा, तो उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। इसलिए हमेशा थोड़ा रहस्य बनाए रखें, ताकि संतानों का व्यवहार संतुलित और सच्चा बना रहे। दूसरी बात, अपनी असली कमजोरियों को प्रकट ना करें। शारीरिक कमजोरी दिखने पर भी मानसिक रूप से खुद को मजबूत दिखाएं। अगर आप यह जताएंगे कि अब आप अकेले नहीं रह सकते, तो बच्चे आपको जिम्मेदारी और बोझ समझ सकते हैं। तीसरी बात, हर वक्त दुख और शिकायतें ना जताएं। अगर आप हर समय अपनी परेशानियों और तकलीफों का बखान करेंगे, तो बच्चे धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगेंगे। खुश रहना सीखें, ताकि बच्चे भी आपके पास आकर सुकून महसूस करें। दर्शक बंधु, ये कथा अभी यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि करवा चौथ आने से पहले हर सुहागिन को ये 3 चीजें जरूर करना चाहिए, वरना उसके पति की उम्र घट जाती है। दर्शक बंधु, कार्तिक के पावन माह के ठीक पहले करवा चौथ की शुभ बेला से पहले एक पुरानी परंपरा है, जिसे हमारी दादी नानी आज भी बड़ी श्रद्धा से बतलाते हैं। कहते हैं कि जो सुहागिन ये 3 बातें अपने मन और कर्म से कर ले, उनके घर में सुख, मान और पति की आयु में वृद्धि होती है। मैं आपको आज इस कथा और उन 3 महत्वपूर्ण बातों को पूरी श्रद्धा के साथ बताऊंगा। मैं जो बता रहा हूं वो हमारी परंपरा और परिवारों में सुनने समझने जैसा है, इसलिए इसे श्रद्धा से सुनिए और जो अच्छा लगे उसे अपनाइए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था जहां के लोग सादगी से रहते थे। उस गांव में एक खट्टी मीठी सी बस्ती थी, जहां सभी सुहागिनें बड़ी श्रद्धा से करवा चौथ मनाती थी। उस बस्ती में एक महिला रहती थी, नाम था राधा। राधा की शादी को कई वर्ष हो चुके थे। वो अपने पति की सेवा में कठोर निष्ठा रखती थी, परंतु गांव में कुछ लोग परेशान थे। उनके घरों में कलह रहती थी, पति बीमार रहते थे और उनका भाग्य ढीला सा महसूस होता था। राधा ने देखा कि कुछ औरतें तकनीक पूजा से और आत्मा की शुद्धि से
मन में स्थिरता पा लेती है। राधा ने सोचा कि क्यों ना वह जानकर अपने घर को और अपने पति को खुश रखें। राधा ने गांव की बुजुर्ग औरत से मिलने का निश्चय किया। वो बुजुर्ग औरत शांत थी। उनके चेहरे पर सालों की साधना की छाप थी। उन्होंने राधा को बड़ी गंभीरता से बताया, बेटी, पूजा, व्रत और रीति रिवाज केवल दिखावे के लिए नहीं होते। उनके पीछे एक नियम है, मन की शुद्धता, नियत की पवित्रता और व्यवहार का संतुलन। अगर ये तीनों ठोस हो तो घर में दीर्घायु, सम्मान और स्वाद आता है। राधा ने बुजुर्ग से पूछा, कौन कौन सी बातें हैं जो हर सुहागिन को करवा चौथ से पहले जरूर करनी चाहिए? बुजुर्ग ने धीरे से मुस्कुराते हुए 3 बातें बताई और वो बातें आज मैं आपसे साझा कर रहा हूं। पहली बात, मन की शुद्धि और ईमानदार नियत। करवा चौथ का व्रत तभी सफल और फलदायी माना जाता है जब वो ना केवल दिखावे के लिए रखा जाए, बल्कि पूरे मन से सिर्फ अपना भलो सोच कर रखा जाए। अपनी नियत को साफ कर लीजिए। इसीलिए इसी रिवाज को करने से पहले अपने मन से ये कहिए कि मैं ये सब अपने परिवार के कल्याण के लिए कर रही हूँ, किसी को नीचा दिखाने या किसी के सामने दिखावा करने के लिए नहीं। जिस दिन व्रत रखा जाए उस दिन छोटे छोटे आरोप प्रत्यारोप, छल कपट और कोई झूठ बोलकर भरोसा तोड़ना, ये सब बंद कर दीजिए। ससुर, पति, सास, ननद सबसे प्रेम और विनम्र व्यवहार की भावना बनाए रखिए। मन शांत होगा तो पूजा का प्रभाव बढ़ता है। इस नियत में सच्चाई होनी चाहिए और अगर मन में कहीं भी बुरी भावना हो तो पहले उसे दूर कर लीजिए, माफी मांग लीजिए। कोई दुश्मनी है तो उसे निभाकर मिलन करा दीजिए। दूसरी बात, घर और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, ये एक वचन भी है, पति के लिए, परिवार के लिए स्थिरता का वचन। परंतु इस वचन का अर्थ ये नहीं कि आप अपने आप को पूरी तरह से भूल जाएं। अपने व्यवहार में मधुरता लाकर, घर के कामकाज में सहयोग करके, अपने पति के सम्मान को बढ़ाकर और घर के बुजुर्गों का आदर करके आप वो ऊर्जा बनाती है जो घर को मजबूत बनाती है। अगर आप कहीं कटुता, अहंकार या जलन जैसी चीजों को बढ़ावा देंगी तो घर में दरारें आ सकती हैं। इसलिए करवा चौथ से पहले अपने घर की साफ सफाई कीजिए, अपने पति के अच्छे गुणों को याद करिए और छोटे छोटे उपहार या कोई पत्र लिखकर उससे अपना प्रेम जताइए। रिश्तों को जीवित रखने का ये तरीका बहुत प्राचीन और सर्वोत्कृष्ट है। तीसरी बात, आत्मा का संयम और संयमित आहार व्रत का बड़ा उद्देश्य है। करवा चौथ का व्रत केवल एक दिन का उपवास नहीं होता, ये आत्म संयम, धैर्य और संयम का अभ्यास है। व्रत से पहले शरीर को और मन को शुद्ध रखने के लिए कुछ दिन साधारण भोजन